हेलो फ्रेंड्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ स्कैनिंग एंड कंपोजिट वीडियो सिग्नल का ही सेकंड पार्ट है। तो बेसिकली इसमें हम आज वीडियो सिग्नल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि किसी वीडियो सिग्नल जो कि हमारा सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जब हमने सबसे पहले लेक्चर इसका लिया था तो उसमें हमने बेसिकली ब्रीफ में इसको बताया भी था कि बेसिकली हमारे पास वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए पिक्चर सिग्नल के साथ साथ दो सिग्नल और ट्रांसमिट करने होते हैं। बेसिकली उसको सिंक्रोनस पल्स, सिंक पल्स और दूसरा ब्लैंकिंग सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैंकिंग पल्स और सिंक पल्स, दो पल्स हमारे पास उसमें भेजनी होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो वीडियो सिग्नल है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है वीडियो सिग्नल, दूसरा होता है बेसिकली सिंक्रोनाइजिंग या सिंक पल्सेस और तीसरा होता है ब्लैंकिंग पल्सेस। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो वीडियो सिग्नल कंपोनेंट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला कंपोनेंट वीडियो सिग्नल है। इसमें क्या होता है, कैमरा पर जो स्कैन की गई लाइंस हैं, बेसिकली किसी फ्रेम की जो लाइंस हैं उन लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। कोई पिक्चर है उसके बेसिकली उसको फ्रेम कह रहे हैं, जिसमें टोटल लाइंस हैं उसको फ्रेम कहते हैं। उनकी लाइंस की स्कैनिंग करते हैं कैमरे के द्वारा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो ऑप्टिकल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है कैमरा ट्यूब के द्वारा। तो जिसमें कैमरा पर स्कैन की गई लाइंस के करस्पॉन्डिंग पिक्चर इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। बेसिकली जो हमारा वीडियो सिग्नल है उसको हमने पहले लेक्चर्स में भी एक बार दिखाया भी था कि बेसिकली कैसा होता है। तो वीडियो सिग्नल जो बेसिकली क्या कर रहा है, ये कैमरा पर स्कैन की गई लाइंस के करस्पॉन्डिंग पिक्चर इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। ये वीडियो सिग्नल हमारा कहलाता है। तो बेसिकली पिक्चर के स्कैनिंग के पश्चात उत्पन्न करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हमारा वीडियो सिग्नल कहलाता है। पिक्चर को हमने एलिमेंट्स में डिवाइड करके बेसिकली स्कैनिंग के द्वारा एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, स्कैन किया है पिक्चर एलिमेंट्स को। तो पिक्चर के जो एलिमेंट्स हैं उसकी स्कैनिंग की है, उसके पश्चात जो उत्पन्न करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम वीडियो सिग्नल कहते हैं। दूसरा पार्ट हमारा सिंक पल्स है, सिंक्रोनाइजिंग पल्स है, जो हमारी ट्रांसमीटर और रिसीवर की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली स्कैनिंग है वो सिंक्रोनस होनी चाहिए। ट्रांसमीटर और रिसीवर की जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्कैनिंग है उसको सिंक्रोनाइज करती है, मतलब एक समान क्रम में वो होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की स्कैनिंग जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की वो सिंक्रोनस होती है। मतलब ट्रांसमीटर की और रिसीवर की हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग सिंक्रोनस होनी चाहिए, ऐसे ही ट्रांसमीटर और रिसीवर की वर्टिकल स्कैनिंग भी सिंक्रोनस होनी चाहिए, समान क्रम में होनी चाहिए। तीसरा है, उसके लिए हम जो है सिंक्रोनस या सिंक पल्स भेजते हैं। तीसरा है ब्लैंकिंग पल्सेस। ब्लैंकिंग पल्सेस बेसिकली जो हमारे रिट्रेस होती है, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस या वर्टिकल रिट्रेस, उसको ब्लैंक करने के लिए यूज की जाती है। रिट्रेस या फ्लाई बैक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टाइप की होती है रिट्रेस। उसको अदृश्य मतलब इनविजिबल बनाने का काम जो हमारा वो ब्लैंकिंग पल्सेस करती हैं। हमने इससे पहले देखा था कि जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते हैं, पहली लाइन पढ़ ली किसी किताब की, एक कोई किताब हम पढ़ रहे हैं उसका एक पृष्ठ पढ़ रहे हैं, इस तरह से ही स्कैनिंग कह सकते हैं प्रोसेस होती है। तो पहली लाइन पहले बाएं से दाएं जाते हैं तो बेसिकली फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल स्कैन होता है, हमने इसे पिछले लेक्चर में देखा है। उसके बाद पहली लाइन जब समाप्त हो जाती है, मतलब बेसिकली हमारे पास पहली लाइन का जो राइट मोस्ट एलिमेंट है उस पर पहुँच गया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में जाना होता है। जब हम पहली लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में जाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें उसके बीच में कुछ भी नहीं पढ़ना होता, क्योंकि उसके बीच में कुछ होता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से स्कैनिंग में भी जब हम पहले एक लाइन खत्म कर लेते हैं किसी फ्रेम की, तो दूसरी लाइन में पहुँचते हैं, दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में पहुँचते हैं, तो उस बीच में दूसरी लाइन के स्टार्टिंग पर पहुँचने मतलब पहली लाइन के अंत और दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचने, इन दोनों के बीच के समय में हमें कुछ नहीं करना होता है, स्कैनिंग को ब्लैंक करना होता है बेसिकली। तो हमें ब्लैंक का मतलब अदृश्य करना है। रिट्रेस या फ्लाई बैक जो है वो इस काम को करती है। रिट्रेस या फ्लाई बैक को जो अदृश्य जो है, रिट्रेस या फ्लाई बैक को जो अदृश्य करने का काम है वो ब्लैंकिंग पल्सेस करती है। अब इसके लिए हम एक डायग्राम को देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास एक सिंगल एक्टिव हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी ड्यूरेशन, सिंगल एक्टिव लाइन उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी ड्यूरेशन, उसकी पिक्चर सिग्नल कैसी होगी और उसमें बेसिकली पोजीशन क्या होंगी, उसमें ब्लैंकिंग लेवल की और सिंक इंसर्शन की क्या क्या है उसमें पोजीशन होगी। इस डायग्राम को एक बार देखकर इसको समझ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में भी आगे एक बार देखा जाएगा कि फ्रंट पोर्च, बैक पोर्च, ये सब जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं आप लोगों के लिए नए हैं, इनके बारे में भी आने वाले लेक्चर में आपको ब्रीफ डिटेल में इनके बारे में बताया जाएगा। अभी फिलहाल में ब्रीफ में इनके बारे में हम
डिटेल दे रहे हैं। आगे इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में भी बताया जाएगा। तो बेसिकली जो डायग्राम है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसके एक एक वर्ड को ब्रीफ में बताया जाएगा, उसके बाद हम इसको डिटेल में आगे बताया जाएगा। तो बेसिकली इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। तो एक तो 64 माइक्रो सेकेंड टोटल लाइन पीरियड इसमें लिखा हुआ है। बेसिकली मतलब एक जो हमारी लाइन है वो एक्टिव लाइन जो है उसका टोटल पीरियड कितना है 64 माइक्रो सेकेंड है। मतलब एक टोटल लाइन का पीरियड जो है वो 64 माइक्रो सेकेंड है। उसमें से 54 माइक्रो सेकेंड एक्टिव लाइन पीरियड है, मतलब जो 12 माइक्रो सेकेंड है वो हमारा एक्टिव लाइन पीरियड नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली हम देख रहे हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 12 माइक्रो सेकेंड का पीरियड बचा हुआ है उसमें एक्टिव लाइन नहीं है हमारी। जो बेसिकली लाइन का मतलब क्या है, एक्टिव लाइन का मतलब क्या है, एक्टिव लाइन का मतलब उसमें दिखाई दे रहा है इसमें पिक्चर डिटेल लिखी हुई है। बेसिकली दो बड़ी बड़ी पल्स बनी हुई है, उनके बीच में एक रैंडम टाइप का सिग्नल बना है। जो हमारा रैंडम सिग्नल है वही हमारी पिक्चर डिटेल है। बेसिकली जो हमारी पिक्चर की स्कैनिंग हुई है उसकी डिटेल हमारी रैंडम दिखाई गई है। वो लेवल हमारा वाइट से लेकर ब्लैक के बीच में कुछ भी हो सकता है। वाइट लेवल हमारा 10.5% पे दिखाया गया है और ब्लैक लेवल जो हमारा दिखाया गया डार्क लेवल 75% पे दिखाया गया है। 0%, फिर 12.5% है वाइट लेवल है, फिर डार्क लेवल है वो हमारा 75% है, और उसके बाद जो हमारा है वो 100% लास्ट है, और 75% पे हमारा जो है ब्लैक लेवल दिखाया गया है वो पिक्चर डिटेल है। उसके बाद हमारे सिंक पल्स जो है वो ब्लैकर देन ब्लैक लेवल पे 100%, 75% से 100% के बीच में हमारे सिंक पल्स हैं। और इसी में जो है हमने दिखाया है वो फ्रंट पोर्च भी। दूसरी पल्स में आगे चले तो हमने सिंक पल्स की डिटेल भी डिटेल में दिखाई है। उसमें फ्रंट पोर्च भी है और बैक पोर्च भी है। वो सिंक इंसर्शन से पहले फ्रंट पोर्च है और बाद में बैक पोर्च है। ये ब्लैंकिंग जो की गई है वो एट द एंड ऑफ लाइंस की जाती है ड्यूरिंग फ्लाई बैक। मतलब जो हम रिट्रेस करते हैं एक लाइन के अंत से दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में जाते हैं उस समय पे हमें ब्लैंकिंग पल्सेस डालनी होती है। और ब्लैंकिंग पल्सेस की टोटल ड्यूरेशन जो हमारी 12 माइक्रो सेकेंड है, उसी बीच में हमारी जो है फ्रंट पोर्च, बैक पोर्च और सिंक इंसर्शन भी है। इनके बारे में डिटेल में आगे देखा जाएगा कि ये बेसिकली फ्रंट पोर्च, बैक पोर्च और सिंक पल्स का इंसर्शन और ब्लैंकिंग की ड्यूरेशन। फिलहाल में हमें इतना पता चल रहा है कि इसमें 64 माइक्रो सेकेंड टोटल लाइन पीरियड है, 52 माइक्रो सेकेंड में हमारे पिक्चर इन्फॉर्मेशन है, बाकी में हमारी सिंक पल्स और ब्लैंकिंग पल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ब्लैंकिंग की गई है। तो सिंक और पिक्चर डिटेल का रेशियो भी इसमें दिखाया गया है। तो बेसिकली सिंगल एक्टिव ओरिजेंटल लाइन की ड्यूरेशन दिखाई गई है, पिक्चर सिग्नल है इसमें, प्लस ब्लैंकिंग लेवल है, सिंक इंसर्शन है, फ्रंट पोर्च है, बैक पोर्च है, एट बोथ एंड्स है, और उसमें पीक वाइट लेवल भी दिखाया गया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिंक पल्सेस केवल हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल स्कैन्स के अंत में चाहिए। मतलब जब फ्लाईबैक का समय आएगा उस समय ही हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्कैन्स के अंत में ही हमें सिंक पल्सेस की आवश्यकता होती है। बाकी शेष लाइन स्कैनिंग जो है, जिसको फॉरवर्ड स्कैन भी कह सकते हैं, कि इस समय केवल पिक्चर इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। मतलब सिंक पल्स केवल हमें तब चाहिए जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्कैन खत्म हो गया है, जब फ्लाईबैक का समय आता है। बाकी समय में क्या करना है, फॉरवर्ड स्कैन करना है, उस समय पे हमें केवल पिक्चर इन्फॉर्मेशन मतलब वीडियो सिग्नल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सिंक पल्स हैं उसके अलावा जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी वीडियो, जो भी हमारी सिंक पल्स है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिट्रेस के अंत में ही उनकी आवश्यकता होती है। जब फ्लाईबैक का समय आता है, रिट्रेस हम जब करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिट्रेस करते हैं, तब हमें उस समय पे सिंक पल्सेस की आवश्यकता होगी उनके अंत में, जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्कैन का अंत होगा। और बेसिकली शेष लाइन स्कैनिंग जो उसमें वीडियो सिग्नल की आवश्यकता होती है, पिक्चर इन्फॉर्मेशन जिसमें रहती है। फॉरवर्ड स्कैन में बेसिकली वीडियो सिग्नल ब्लैक, और जो हमारी पिक्चर इन्फॉर्मेशन है उसकी बात कर रहे हैं फॉरवर्ड स्कैन की, उसमें हमारा जो वीडियो सिग्नल है वो रहेगा, उसमें ब्लैक और वाइट के मध्य किसी भी लेवल पर वो लेवल बदलता रहता है। बेसिकली जो हमारा वीडियो सिग्नल है उसका लेवल वाइट और ब्लैक के बीच में कुछ भी रह सकता है, तो इसलिए वो रैंडम दिखाया गया है। पिक्चर सूचना के अनुसार इंटरमीडिएट ग्रे लेवल पर भी रह सकता है, मतलब ब्लैक और वाइट के बीच का कोई भी लेवल। तो इसीलिए हमने इसको दिखाया है कि वाइट से लेकर ब्लैक तक वो कुछ भी चेंज होता रह सकता है। वाइट भी हो सकता है पीक वाइट 12.5% और मैक्सिमम डार्क 70 मैक्सिमम का 75%, मतलब ब्लैक लेवल भी रह सकता है। तो मैक्सिमम का 12.5% हमारा पीक वाइट लेवल है और मैक्सिमम का 75% हमारा ब्लैक लेवल है। इन दोनों के बीच में हमारी पिक्चर इन्फॉर्मेशन रह सकती है डिपेंडिंग ऑन द जो हमारे पर्टिकुलर जो पिक्चर एलिमेंट है उनकी चमक के अनुसार, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू जो आएगी वो हमारी 12.5% से 75% के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये हमारी वीडियो सिग्नल की रैंडम नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिक्चर की सूचना के अनुसार ही हमारी कोई भी लेवल वो ले सकता है फॉरवर्ड स्कैन के दौरान।
ब्लैक लेवल बेसिकली ब्लैक पर जो लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है, डार्क लेवल इज अबाउट 75% ऑफ मैक्सिमम, और वाइट पर जो लेवल है वो मिनिमम रहता है, वाइट लेवल इज अबाउट 12.5% ऑफ मैक्सिमम। तो ब्लैक पर लेवल मैक्सिमम रहता है और वाइट पर लेवल मिनिमम रहता है। ब्लैक का लेवल कितना होगा 75% ऑफ द मैक्सिमम, और वाइट का लेवल कितना होगा 12.5% ऑफ द मैक्सिमम। ये डायग्राम से भी हम इसमें अभी बताया था हमने कि 100% मैक्सिमम है तो 12.5% पर पीक वाइट लेवल है और 75% जो हमारा वो ब्लैक लेवल है। और इसके बाद हम यदि सिंक पल्स की बात करें उसका एम्पलीट्यूड जो है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सिंक पल्स का एम्पलीट्यूड बेसिकली वीडियो सिग्नल ब्लैक लेवल से भी अधिक रखा जाता है। जो वीडियो सिग्नल का हमारा लास्ट लेवल है ब्लैक लेवल, मतलब एकदम मैक्सिमम का 75% है वो हमारा ब्लैक लेवल है, वीडियो सिग्नल्स पे मैक्सिमम रह सकता है, तो वीडियो सिग्नल के ब्लैक लेवल से भी अधिक पर रखा जाता है सिंक पल्स का एम्पलीट्यूड। ब्लैकर देन ब्लैक इसको कहते हैं, मतलब सिंक पल्स जो हमारी है उसका एम्पलीट्यूड बेसिकली ब्लैक लेवल से भी जो है ऊपर रखा जाता है, अधिक रखा जाता है, ब्लैकर देन द ब्लैक रखा जाता है। बेसिकली रीजन क्या है उसका सिंक पल्स का एम्पलीट्यूड बेसिकली ताकि जो रिसीवर पर आवश्यकता पड़ने पर उसे सिंपल एम्पलीट्यूड सेपरेटर सर्किट द्वारा जो है सेपरेट किया जा सके। मतलब यदि हमें उसे सेपरेट करने की आवश्यकता पड़े तो रिसीवर पर हमें सिंक पल्स को सेपरेट तो करना ही होगा, तो उसे आवश्यकता पड़ने पर सिंपल एम्पलीट्यूड सेपरेटर मतलब सिंपल एम्पलीट्यूड के आधार पर जो सेपरेशन करेगा अलग अलग सेपरेट कर लेगा, अलग अलग एम्पलीट्यूड है तो सेपरेट करके उसको सेपरेटर लगाकर सेपरेट किया जा सके। पिक्चर डिटेल के आयाम तथा सिंक पल्स एम्पलीट्यूड का जो अनुपात है वो लगभग 7:3 रखा जाता है। मतलब पिक्चर जो डिटेल है उसका एम्पलीट्यूड 7 है तो सिंक पल्स का एम्पलीट्यूड जो है 3 रखा जाएगा। बेसिकली उसके ऊपर रखा जा रहा है, लेकिन जो आयाम की बात कर रहे हैं तो यदि पिक्चर डिटेल जो हमारी 7 मंजिली इमारत है तो सिंक पल्स एक तरह से वो 3 मंजिली इमारत का उसके ऊपर एक टावर है उसके ऊपर रखेंगे, लेकिन वो जो है उसकी आयाम की बात करें तो 3 गुना है यदि किसी वैल्यू का, और पिक्चर डिटेल जो है उस वैल्यू का 7 गुना होगा, मतलब 7x और 3x। 7x जो है पिक्चर डिटेल का आयाम है और 3x जो है सिंक पल्स का आयाम है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि 7x जो है पिक्चर डिटेल की एम्पलीट्यूड है और 3x जो है सिंक पल्स का एम्पलीट्यूड है। मतलब एक 7 मंजिली इमारत है बेसिकली हमारी, उसमें पहले जो ग्राउंड फ्लोर है उससे लेकर 7वें फ्लोर तक जो है वो कोई वैल्यू पिक्चर डिटेल की हो सकती है, वाइट से लेकर ब्लैक के बीच में कोई भी ग्रे लेवल हो सकता है। और जो सिंक पल्स है वो बेसिकली वो 3 मंजिली इमारत है, इसके ऊपर इस इमारत 7 मंजिली इमारत के ऊपर एक 3 मंजिल का एक टावर रखा हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो 7:3 जो है ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट, पिक्चर डिटेल का एम्पलीट्यूड और सिंक पल्स का एम्पलीट्यूड का रेशो है 7:3 रखा जाता है। तो बेसिकली हमने इसमें देखा कि वीडियो सिग्नल में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक वीडियो सिग्नल है और एक सिंक पल्स है और एक ब्लैंकिंग पल्स है। तो सिंक पल्स जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्कैन के अंत में दी जाती है और शेष लाइन स्कैनिंग हमारी वीडियो सिग्नल की होती है और उसकी लेवल जो है वाइट से लेकर ब्लैक के बीच में बदलती रहती है। वाइट 12.5% और जो ब्लैक है वो 75% ऑफ मैक्सिमम पर रखा जाता है। सिंक पल्स का एम्पलीट्यूड और यदि पिक्चर एम्पलीट्यूड की बात करें तो पिक्चर डिटेल का एम्पलीट्यूड और सिंक पल्स का एम्पलीट्यूड का रेशो 7:3 रखा जाता है। लेकिन यदि 7:3 बेसिकली हम यदि ये जानना ये जो स्लाइड है इसमें ये बताना चाहेंगे कि 7:3 ही ऑप्टिमम क्यों होता है। 7:3 का जो पिक्चर टू सिंक रेशो है वो एक ऑप्टिमम लेवल है। यदि सिंक पल्स एम्पलीट्यूड कम करके बेसिकली यदि हमें एग्जाम में बताना है तो हमें बेसिकली वीडियो सिग्नल कंपोनेंट के बारे में बताना है। तो बेसिकली जो वीडियो कंपोनेंट इसमें पहली स्लाइड ये वीडियो सिग्नल के बारे में, दूसरी जो है हमारी सिंक पल्स और ब्लैंकिंग पल्स की ब्रीफ बताई गई है। एक पे ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये स्लाइड, ये वाली स्लाइड और ये स्लाइड, इसके बाद की जो स्लाइड है ये वाली, ये भी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, इतना भी वैसे काफ़ी है। और यदि हमें इस स्लाइड को स्किप करना होता है एग्जाम में, इस स्लाइड जो हमारी स्किप की जा सकती है। ये 2 स्लाइड हमारी स्किप की जा सकती है, ये वाली जिसमें नोट लिखा हुआ है कि 7:3 ऑप्टिमम क्यों है, और एक ये स्लाइड। लेकिन यदि हमें किसी कंपटीशन में या वाइवा में हमें कोई पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए, ये अलग से इसी चीज़ को पूछा जाता है कि 7:3 क्यों रखा जाता है, 7:3 रेशो ऑप्टिमम क्यों है पिक्चर डिटेल और सिंक पल्स एम्पलीट्यूड का। तो हमें ये 2 स्लाइड भी बतानी होंगी, तो उसके बारे में समझना जरूरी है। 7:3 का पिक्चर टू सिंक रेशो एक ऑप्टिमम लेवल है। यदि सिंक पल्स एम्पलीट्यूड कम करके पिक्चर को बढ़ाया जाता है, मतलब बेसिकली यदि 8 एग्जाम्पल के लिए 8:2 रख दिया जाए तो क्या होगा, और यदि 6:4 रख जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। बेसिकली 8:2 का क्या मतलब है कि पिक्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा दी गई है और सिंक पल्स की कंट्रीब्यूशन उसके हिसाब से
कम होगा ये 8:2, मतलब यदि सिंक पल्स एम्पलीट्यूड के एक्सपेंस पर, मतलब बेसिकली सिंक पल्स एम्पलीट्यूड को कम करके पिक्चर कंटेंट को बढ़ाया जाए, मतलब सिंक को तो 3 के बजाय 2 कर दिया और पिक्चर को 7 के बजाय 8 कर दिया, पिक्चर कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो सिंक पल्स जो है एम्पलीट्यूड उस स्थिति में पिक्चर को लॉक करने के लिए अपर्याप्त रहेगा, मतलब पिक्चर को जो लॉक करने की कैपेबिलिटी है उसकी वो कम हो जाएगी, स्पेशली जब रिसीव्ड सिग्नल का जो SNR है वो कम हो, उस केस में सिंक का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा जो है बेसिकली यदि 6:4 रखा जाए तो क्या होगा, मतलब पिक्चर कंटेंट की एक्सपेंशन, मतलब पिक्चर कंटेंट को कम करे, 7 की जगह 6 कर दिया है और सिंक पल्स बढ़ा दिया, मतलब 4 कर दिया गया है। पिक्चर कंटेंट की एक्सपेंशन अर्थात कम करके सिंक पल्स एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाता है, तो पिक्चर कंटेंट का एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा और जिससे ब्लैक और वाइट के मध्य का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, मतलब बेसिकली टोटल एम्पलीट्यूड कम हो गया है पिक्चर का, तो ब्लैक और वाइट के बीच का जो गैप है वो कम हो गया है, लेवल्स का जो गैप है एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया, ब्लैक और वाइट के मध्य का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो पिक्चर का कंट्रास्ट है वो पुअर हो जाएगा, मतलब हमारा डिफ्रेंशिएशन जो ब्लैक और वाइट के बीच का कम एम्पलीट्यूड की वजह से हो रहा था वो हमारा कंट्रास्ट जो है पूरा हो जाएगा, जिससे पिक्चर का कंट्रास्ट जो पूरा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 7:3 इज ऑप्टिमम पिक्चर टू सिंक रेशियो, जिसमें सिंक पल्स का नॉइज़ पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और पिक्चर का कंट्रास्ट भी मेंटेन रहता है। तो यदि हमें शॉर्ट में किसी को बताना हो कि वाइट 7:3 ऑप्टिमम बिकॉज 7:3 ऑप्टिमम बिकॉज पिक्चर टू सिंक रेशियो जो है एक ऐसा रेशियो है जिससे सिंक पल्स का नॉइज़ पर प्रभाव भी नहीं पड़ता है और पिक्चर का कंट्रास्ट भी बना रहता है। और डिटेल में पूछे तो एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो 8:2 रखोगे तो क्या होगा, 6:4 रखोगे तो क्या होगा। अब बात करते हैं उसके बाद हमारे पास, यदि ये तो हमारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट था इसमें, अब वापस इसी पॉइंट पर जाते हैं कि वीडियो सिग्नल कंपोनेंट के बारे में। एक तो वीडियो सिग्नल है, दूसरा सिंक पल्स है, तीसरा ब्लैंकिंग पल्स है। तो ब्लैंकिंग पल्स की हम बात करते हैं, अब सिंक पल्स की बात कर ली थी, अब ब्लैंकिंग पल्स के बारे में बात करते हैं। ब्लैंकिंग सिग्नल बेसिकली क्या है, प्रत्येक फॉरवर्ड स्कैन के बाद का रिटर्न मूवमेंट अत्यंत तेजी से होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि पहली लाइन हमने बाएं से दाएं पढ़ी, उसके बाद दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचेंगे तो बहुत तेजी से आना चाहिए, क्योंकि हमें उसके बीच में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसे ही हम स्कैनिंग में भी फॉरवर्ड स्कैन के बाद का जो प्रत्येक रिटर्न मूवमेंट है, मतलब पहली लाइन का स्कैनिंग, उसके बाद दूसरी लाइन की स्कैनिंग पे पहुंचने के लिए हमें पहली लाइन के अंत से दूसरी लाइन की स्टार्टिंग में पहुंचना होगा, उसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। ऐसे ही पूरी पेज पढ़ने के बाद नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे तो लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो हमारा वो वर्टिकल रिट्रेस है। तो प्रत्येक फॉरवर्ड स्कैन के बाद का कोई भी मूवमेंट होगा वो रिटर्न मूवमेंट अत्यंत तेजी से होना चाहिए, मतलब हमें उसके बीच में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो प्रत्येक फॉरवर्ड स्कैन के बाद का रिटर्न मूवमेंट अत्यंत तेजी से होना चाहिए और उस दौरान, मतलब फ्लाईबैक या रिट्रेस के दौरान अनवांटेड ल्यूमिनस स्ट्रेसेज, अवांछित चमक जो है स्क्रीन पर नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई भी चमक स्क्रीन पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई सिग्नल ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें कोई जो चमक आनी ही नहीं चाहिए स्क्रीन पर, कोई भी अनवांटेड ल्यूमिनस स्ट्रेसेज, अवांछित चमक नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करेंगे, उस समय उस ड्यूरेशन को ब्लैंक करना होगा, खाली करना होगा, तो वो अदृश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिखा भी था कि ब्लैंकिंग बेसिकली क्या कर रहा है, रिट्रेस या फ्लाईबैक को अदृश्य इनविजिबल बनाती हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर ब्लैंकिंग में डिटेल में देखेंगे। ब्लैंकिंग के लिए प्रत्येक फॉरवर्ड स्कैन के बाद का मूवमेंट जो है ब्लैंक होना चाहिए, मतलब अत्यंत तेजी से होना चाहिए, और जो दूसरे स्कैन के बीच का है, प्रत्येक स्कैन, दो पर्टिकुलर स्कैन के बीच का जो पीरियड है वो ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, तो उसी में ये बात पॉइंट है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो स्कैन के बीच के ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड स्कैन के बाद का रिटर्न मूवमेंट तेजी से होना चाहिए, उसमें कोई भी अवांछित चमक स्क्रीन पर नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक्चुअल रिटर्न बहुत ही कम समय लेती है ना, लेकिन फिर भी जो डिफ्लेक्शन सर्किट है, जो हम डिफ्लेक्शन कोयल की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उनकी कुछ डैम्प्ड ऑसिलेटरी करंट होती है, मतलब जो ऑसिलेशन होते हैं वो धीरे धीरे डैम्प होते हैं। डैम्प ऑसिलेटरी करंट होती है, स्क्रीन की लेफ्ट पर लाइट तथा डार्क स्ट्रिप्स शो करती हैं। इन प्रभावों को सप्रेस करने हेतु प्रत्येक हॉरिजॉन्टल रिट्रेस के समय ब्लैंक लेवल पर हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग इंसर्ट की जाती है।
जो कि लाइन पीरियड का लगभग 19% होती है। मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग इंसर्ट की जाएगी वो 19% होगी टोटल लाइन पीरियड का, मतलब 64 माइक्रोसेकंड का 19%, 64 × 0.19, ठीक है। ये हमारी रहेगी हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी 12 माइक्रोसेकंड होती है। और ये ब्लैंकिंग की फ्लाई बैक के समय स्क्रीन को ब्लैक कर दिया जाता है। तो ब्लैंकिंग का जो फ्लाई बैक होगा, ब्लैंकिंग फ्लाई बैक के समय जो है स्क्रीन को जो है ब्लैक लेवल पर रखा जाता है, ब्लैक कर दिया जाता है। तो 64 माइक्रोसेकंड यदि टोटल लाइन पीरियड है, उसमें 52 माइक्रोसेकंड जो है फॉरवर्ड स्कैन का है, मतलब एक्टिव लाइन पीरियड जो है 52 माइक्रोसेकंड है, जिसमें कि फॉरवर्ड स्कैनिंग हो रही है, वो हमारी पिक्चर इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। और इसमें जो हमारा ब्लैक लेवल है वो ब्लैंकिंग लेवल है। ब्लैंकिंग के समय हमें अब बता रहे हैं कि स्क्रीन को क्या कर दिया जाता है, ब्लैक कर दिया जाता है, उसमें कोई सिग्नल चमक नहीं होनी चाहिए। वो टोटल ड्यूरेशन हमारी ब्लैंकिंग की है वो 12 माइक्रोसेकंड रखी जाती है। हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग के लिए लाइन पीरियड का 19% समय लिया जाता है। तो इसी प्रकार जो है वर्टिकल स्कैन की बात कर रहे हैं। तो जब वर्टिकल स्कैन टॉप टू बॉटम, वर्टिकल स्कैन जो है वो टॉप टू बॉटम समाप्त होता है, वर्टिकल स्कैन समाप्त होता है, टॉप टू बॉटम हम आ गए हैं फाइनली, लास्ट अक्षर पर आ गए, जैसे पढ़ते पढ़ते ऐसे ही लास्ट लाइन के लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए, पिक्चर एलिमेंट पे, पिक्सल पे। तो वो हमारा क्या हो गया, एक वर्टिकल स्कैन समाप्त हो गया, टॉप टू बॉटम हो गया। तो नेक्स्ट वर्टिकल स्कैन मतलब बेसिकली एक प्रत्येक फील्ड के बाद, हमारे पास 2 फील्ड है ना इंटरनल स्कैनिंग में, एक ऑड फील्ड, दूसरा इवेंट फील्ड, मतलब पहली, तीसरी, पांचवी और लास्ट में आखिरी लाइन पढ़ेंगे। तो वो हमारा पहला वर्टिकल स्कैन समाप्त हो गया है। ऐसे ही दूसरे फील्ड में भी होगा, दूसरी, चौथी, छठी और लास्ट लाइन पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्रत्येक फील्ड के बाद ही हमारा एक वर्टिकल स्कैन समाप्त होगा, ठीक है, हर एक फील्ड में ऐसा होगा। तो प्रत्येक फील्ड के बाद जब हमारा वर्टिकल स्कैन समाप्त होता है तो बॉटम टू टॉप रिट्रेस होगा, मतलब पहली, तीसरी, पांचवी, सपोज दैट हमारे पास 15 लाइन है, पहली, तीसरी, पांचवी, ऐसे ही 15 लाइन पढ़ेंगे, फिर वापस दूसरी लाइन पे आएंगे, ठीक है, दूसरी, चौथी, छठी, ऐसे 14वीं लाइन पे आएंगे, ऐसे ही। तो हमारी जो लास्ट लाइन आएगी वो उसके बाद हम बॉटम टू टॉप रिट्रेस करेंगे, मतलब 15 के बाद दूसरी लाइन पे आएंगे। तो मतलब इवन ऑड फील्ड खत्म करने के बाद इवन फील्ड के स्टार्टिंग पर जाएंगे। तो उस समय हमें क्या होगा, उस समय वर्टिकल रिट्रेस की आवश्यकता होगी। वर्टिकल स्कैन जब हमारा पहला समाप्त होगा प्रत्येक फील्ड के बाद, तो बॉटम टू टॉप रिट्रेस तथा फ्रेम व लाइन की ऑसिलेटरी कंडीशंस को भी वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स द्वारा ब्लैंक किया जाता है। बेसिकली उसमें भी हमें कुछ नहीं पढ़ना होता है जब हम वर्टिकल रिट्रेस करेंगे। तो बॉटम टू टॉप रिट्रेस मतलब वर्टिकल रिट्रेस, इसके लिए और फ्रेम और लाइन की जो ऑसिलेटरी कंडीशंस हैं उनको भी वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स द्वारा ब्लैंक किया जाता है। इसका जो बेसिकली टाइम पीरियड है वो लगभग 20 लाइन पीरियड का समय इसमें लिया जाता है। इसमें क्योंकि काफ़ी समय चाहिए होता है, हमें एकदम पेज के लास्ट से दूसरे पेज पर पहुंचना है, या ये समझ लीजिए कि हमें यदि हम पूरा फील्ड स्कैन कर रहे हैं तो पहले फील्ड की पूरी स्कैनिंग होने के बाद हमें दूसरी फील्ड के स्टार्टिंग में पहुंचना है। तो बेसिकली हमें इसके लिए समय ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये लगभग 20 लाइन पीरियड का समय लेता है। पर यह प्रत्येक फील्ड के बाद होता है, ऑड फील्ड के बाद भी होगा, फिर इवन फील्ड के बाद भी होगा। तो प्रत्येक फील्ड के बाद ये होता है और लगभग ये 20 लाइन पीरियड का समय इसमें लिया जाता है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, और इसकी वैल्यू है लगभग 20 × 64 माइक्रोसेकंड, ठीक है। तो ये आएगा लगभग 1280 माइक्रोसेकंड। ये टोटल जो है 5.5% होता है, 5.5% ऑफ फील्ड पीरियड, ठीक है। तो ये बेसिकली डायग्राम में इसको देख सकते हैं, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल वाला देखा था ऐसे ही इसमें हॉरिजॉन्टल वाले के लिए 12 माइक्रोसेकंड है और इसके लिए 20 एच का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 64 माइक्रोसेकंड का ड्यूरेशन। 20 हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब 1280 1280 माइक्रोसेकंड, 1280 माइक्रोसेकंड का जो ड्यूरेशन है वो वर्टिकल ब्लैंकिंग के लिए होता है आफ्टर एवरी फील्ड, मतलब इवन फील्ड, ऑड फील्ड के बाद भी और इवन फील्ड के बाद भी ये हमें ड्यूरेशन ब्लैंकिंग में देनी होती है। तो आज हमने इसमें बेसिकली हमने वीडियो सिग्नल कंपोनेंट के बारे में देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे होते हैं। एक हमारे वीडियो है मेन, दूसरा हमारा सिंक और तीसरा हमारा ब्लैंक है, ब्लैंकिंग पल्सेस हैं। इनके बारे में हॉरिजॉन्टल सिंक एंड ब्लैंकिंग स्टैंडर्ड्स, उसके अंदर लाइन पीरियड, लाइन ब्लैंकिंग पीरियड, लाइन सिंक पल्स, फ्रंट पोर्स, बैक पोर्स, ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके आने वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे के टॉपिक जैसे कि वर्टिकल सिंक एंड ब्लैंकिंग स्टैंडर्ड्स, कंपोजिट वीडियो सिग्नल कैसे बनाते हैं, इनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद इसी के क्रम में इसके आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे जैसे कि VSB मॉड्यूलेशन और वीडियो मॉड्यूलेशन। और उसके बाद हम इसके
बाद हम जो है कलर टीवी के बारे में लेक्चर्स सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।